हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी चैप्टर 2 की बात करेंगे। क्विक रिवीजन मॉड्यूल जो हम प्रीलिम्स 2024 के लिए देख रहे हैं। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। थैंक यू सो मच। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, इसके बारे में जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम जैसा जानते हैं एक दिन में नहीं बन जाता है। बेसिक प्रिंसिपल्स, लॉज, वैल्यूज़ हैं जो भी देश को चलाने के लिए हमें चाहिए हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कोडिफिकेशन होता है उसका। तो लंबी प्रोसेस के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे ब्रिटिश एरा में। तो जो भी कानून जो अंग्रेज़ों ने पास किए, रेगुलेशंस हैं, एक्ट है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशंस का काम करे, कहीं ना कहीं गाइड का काम करे हैं, कहीं ना कहीं बिल्डअप और फाउंडेशन का काम किए फॉर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो एक हम टाइम पीरियड डिवाइड करते हैं, कंपनी रूल जिसे बोलते हैं। 1773 से 1858, 1858 में क्या हो जाता है, 1857 की क्रांति, 1857 में रिवॉल्ट होता है। तो रिवॉल्ट के पहले वाला जो एरा था हम उसको कंपनी रूल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनी रूल कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में बैठी थी, पार्लियामेंट वहीं बैठी थी, कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, उसको पावर था। बट 1857 के बाद में कंपनी से रूल छीन लिया गया और ब्रिटिश क्राउन के पास में गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस चले गए थे। तो अब हम देखते हैं। तो 1857 के बाद में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी खुद, और ब्रिटिश क्राउन के नाम से इंडिया को रूल किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन रूल बोलते हैं। 1858 से 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। सिंपल है। तो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन अगर देखें, आपको इम्पोर्टेंट टाइमलाइन याद रखनी है सबसे पहले। तो ब्रिटिश का अराइवल 1600 में होता है। 1600 में ब्रिटिश आते हैं एज आ ट्रेडर्स इन इंडिया। दे गॉट द दीवानी राइट्स बाय शाह आलम इन 1765 आफ्टर द वॉर ऑफ 1764, बैटल ऑफ बक्सर। रेगुलेटिंग एक्ट आता है पहला 1773, जो पहला एक्ट था। यहाँ से कंपनी रूल ने कानून बनाना स्टार्ट हुआ था। बिफोर 1857 के रिवॉल्ट से लेके तक, मतलब रिवॉल्ट से पहले और यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो इम्पोर्टेंट है, कंपनी रूल ने यहाँ पे कानून बनाए हैं। कौन कौन से एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है 1781 में, देन पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद में चार्टर एक्ट 1813, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट 1, 2, 3 जो चार्टर एक्ट आए, ये 20 ईयर्स के गैप में आए हैं, ये याद रखना है। 1857 की क्रांति के बारे में, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश क्राउन ने जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाना स्टार्ट कर दिया था। 1858 का सबसे पहला रिवॉल्ट जो एक्ट आता है, उसके बाद में 1861, 92, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं, 1861 का, 1892 का और 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। सिंपल है। इनका भी पीरियड देखें हम तो अप्रॉक्स 90-20 ईयर्स, 19-20 सालों का गैप रहता था, फिर उसके बाद में आता। तो यहाँ पे तो 30 ईयर का गैप दिख रहा है, उसके बाद में ये 19 से 21 ईयर्स का दिखता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। फिर कम्युनल अवार्ड जिसे बोलते हैं 1932 का। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। यहाँ पे राज खत्म होता है ब्रिटिश राज और इंडिया हो जाता है इंडिपेंडेंस। तो थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, सबसे पहली बात। तो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो सबॉर्डिनेट हो गए हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टार्ट होता है, पहला स्टेप है सेंट्रलाइजेशन के लिए, इसलिए 1773 को याद रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, अब उसको बना दिया गया रिक्वायर, उनको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर के लिए इंडिया में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई COD को। 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फोर्ट विलियम में बनाया गया, मिनिमल पावर के साथ में बनाया गया था, और वेरिन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 1773 के बाद में जो एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे पहली बार डुअल सिस्टम लाया गया था। डुअल सिस्टम का मतलब है कॉमर्शियल फंक्शन कौन देगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो अलग अलग एजेंसी बना दी गई। कंपनी टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजेशन बोला गया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और यही फैक्ट आपसे पूछा जाएगा।
देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एम्पावर्ड किया गया, उन्हें पावर दी गई है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल करेंगे कंपनी अफेयर के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है, मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल हायर देन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सिंपल। इसके बाद में जो कानून आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है जो ट्रेड की भारत के साथ में ख़त्म कर दी जाती है, एक्सेप्ट टी एंड ओपियम, चाय और ओपियम जो ट्रेड था उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर दी। मतलब क्या है, ब्रिटिश से और कोई कंपनी भी इंडिया में आ सकती है और बिजनेस कर सकती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रोविजन प्रमोशन ऑफ द साइंस एंड लिटरेचर, इसको प्रमोशन करने के लिए लिया था। एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इट इज़ अ फाइनल स्टेप टॉवर्ड द सेंट्रलाइजेशन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फाइनल स्टेप क्यों था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए और सेंट हेलिना एक्ट भी इसे बोला जाता है। अब यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पावर्स है गवर्नर की बॉम्बे और मद्रास की कंप्लीटली छीन ली गई हैं, रिमूव्ड, सिंपल, इसे इसलिए बोला गया था फाइनल सेंट्रलाइजेशन स्टेप। देन इट फेल्ड अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, इसने कोशिश की थी कि हम सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन लाएं, इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करें और सभी लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको अपोज किया था। फिर लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले कमीशन पहली बार इसमें बनाया गया था, इस कानून के तहत बनाया गया था। इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया, इट टी एंड ट्रेड विद चाइना के साथ में टी जो यहाँ पे रह गया था, ट्रेड टी और ओपियम का ट्रेड चाइना के साथ में रह गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी इंडिया में ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो चुकी थी 1813 में, बट 1833 के एक्ट से टी और ओपियम का मोनोपोली भी ख़त्म कर दी गई है, सिंपल है। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 में क्या हुआ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट टाइम वाले फैक्ट हो ना इनको बहुत हाईलाइट करके पढ़ा करो, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है फर्स्ट टाइम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बार 1853 में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है ना गवर्नर जनरल काउंसिल की सेपरेट कर दी गई हैं, मतलब बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्टार्ट कहाँ से होता है, 1853 के एक्ट से होता है। इंडियंस वर अलाउड इन द कोविड-19 सिविल सर्विसेज, इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई हैं, ओपन कंपटीशन 1853 में आया था। 1833 में कोशिश की गई थी लेकिन वो फेल हो गया था। देन इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधि मिला, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। कब मिला था, 1853 से। इस तरीके से ये फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अब 1857 की क्रांति के बाद में आता है एक्ट 1858। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी से पावर किसको दी गई, ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन असली मालिक हो गया, असली राजा हो गया ब्रिटिश इंडिया का। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज डेजिग्नेटेड एज अ वाइसरॉय की पदवी यहाँ से मिली। और पहले वाइसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग विद द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देन इट एबॉलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। क्यों एबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन देखेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका देखेगा। मीन्स क्या है, डुअल सिस्टम को खत्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर देखता था, लेकिन इन दोनों को खत्म कर दिया गया 1858 में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नया ऑफिस आया, वाइसरॉय की नई पदवी बनी और ब्रिटिश क्राउन के पावर बढ़ गया। देन कम्स द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब 1861 में जो काउंसिल एक्ट आया है, 1861 का काउंसिल एक्ट है, इसमें क्या होता है, पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का शुरुआत हुई। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का शुरुआत का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कराया गया था। थोड़ा सा इलेक्टिव इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में बाय द एक्ट ऑफ 1861। देन कम्स द डिसेंट्रलाइजेशन एज ए लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे जो मद्रास प्रेसिडेंसी से छीन ली गई थी 1833 में, कंप्लीट पावर छीन लिया गया था, अब यहाँ पे वापस दे दी गई है 1861 में। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है मंत्री व्यवस्था, मिनिस्टर्स बनाएंगे। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द वाइसरॉय के लिए इंट्रोड्यूस किया, ऑर्डिनेंस पावर मिली है वाइसरॉय को, साथ ही साथ में पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया। मतलब एक स्पेसिफिक
फील्ड के लिए स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया, मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस तरीके से। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी बाय द एक्ट ऑफ 1861। सिंपल है। नेक्स्ट एक्ट आता है 1892। 1892 के एक्ट में ऐसा क्या होता है देखते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे नॉन ऑफिशियल का मतलब सिंपल है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं है, ब्रिटिश कर्मचारी नहीं है, उनके अलावा भी कुछ नॉन ऑफिशियल्स हैं। मतलब अब कौन से बचेंगे? इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ा गया 1892 में, क्योंकि कांग्रेस बन चुकी है 1885 में। तो कांग्रेस की डिमांड थी कि इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाया जाए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया था। देन इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द पावर टू डिस्कस द बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई है। धीरे धीरे भारतीयों को पावर दी जा रही है, आपको ये नोटिस करना पड़ेगा। देन कम्स द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या बढ़ा दिया क्या? उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज बढ़ा दी गई है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? मुस्लिम्स जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे मुस्लिम्स, उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेंगे। दैट इज़ अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इट एनलार्ज डेलिब्रेटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव काउंसिल। फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेजोल्यूशन लाया जा सकता है बजट पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बजट को डिस्कस करने की पावर मिली है, यहाँ पर बजट पे क्वेश्चन करने की पावर मिली है। डिस्कस करना, क्वेश्चन करना मतलब क्या है? अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आ गई है। 1909 में पहली बार ब्रिटिशर्स की अकाउंटेबिलिटी। देन कम्स द इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब मंत्रिमंडल में पहली बार किसी इंडियन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम याद रख लो, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। देन कम्स दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। इसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्ट रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इट इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पहली बार आई थी 1919 में। इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। तो प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी का मतलब क्या है? डिवीज़न ऑफ द ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट। जो भी मंत्री लोगों के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए जो काम है, स्टेट हैं, टॉपिक हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसके लिए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे, कुछ होंगे रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व मतलब जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उस पर डिसीजन लेगा। कुछ ऐसे होंगे जो इंडियन पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं उनको, उनकी डिसीजन लेने की पावर भी रहेगी। दैट इज़ अ डायरकी सिस्टम। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको क्वेश्चन किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी हो गई। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ब्रिटिशर्स की। देन कम्स द बाईकैमरलिज्म यानी 2 हाउस। देर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एक लोकसभा, राज्यसभा, कुछ भी बोल सकते हो, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो सेंटर में आया था बाईकैमरलिज्म, प्रोविंशियल में आया था डायरकी। दोनों को लिंक करके आपको पढ़ना होगा। पहली बार में डायरेक्ट इलेक्शन कब आया था? 1919 में। लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है 1919 में। इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिलीजियस बेसिस पे वोट डालने का अधिकार। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को भी सेम कर दिया गया। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब सिख को रिप्रेजेंट सिख करेंगे, इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट क्रिश्चियंस करेंगे ओनली, एंग्लो इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ एंग्लो इंडियंस ही रिप्रेजेंट करेंगे और वोट भी करेंगे। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था पहली बार 1919 के तहत। देन कम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का एक्ट आता है इसके बाद में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1935 का एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए इसमें कहा गया था कि हम सारे के सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को मिला के एक ऑल इंडिया प्रोविंस फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 3 लिस्ट इसमें आया था, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट, जो हमारा 7th शेड्यूल है इसी से इंस्पायर्ड है। देन इट अबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। तो याद रखना है, यहाँ पर देखो डायरकी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी? प्रोविंशियल लेवल पे, बट यहाँ पे अब डायरकी को अबॉलिश कर दिया, प्रोविंसेस से सेंटर में लागू कर दिया गया। डायरकी का मतलब क्या है? कुछ ऐसे काम हैं, तो डिवीज़न ऑफ वर्क,
वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क और टॉपिक और डिवीज़न ऑफ पावर। तो कुछ काम मंत्री ऐसे करेंगे जिसकी अकाउंटेबल रहेंगे, कुछ काम ऐसे रहेंगे जिसके लिए अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, वो डायरकी हो गया था। देन बाई कैमरलिज्म एट द प्रोविंशियल लेवल पे भी बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 1919 में क्या किया था, बाई कैमरलिज्म सेंटर में सिर्फ और सिर्फ आया था। 1935 में क्या होता है, 1935 में बाई कैमरलिज्म प्रोविंशियल लेवल पे भी ला दिया गया। मतलब एक लोकसभा जैसा हाउस होगा, एक राज्यसभा जैसा हाउस होगा, बाई कैमरलिज्म, सिंपल। विधानमंडल और एक विधानसभा, इस तरीके से बोलते हैं। एक्सटेंडेड दी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फिर से एक्सप्लेन कर दिया किस किस को मिल गया, डिप्रेस क्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंट, SC/STs, वीमेन, लेबर, इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI और फेडरल कोर्ट, दो चीज़ें बनाई गई, RBI और फेडरल कोर्ट 1935 में। लास्ट एक्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब 1947 का एक्ट जो आता था, भारत को आज़ाद करने के लिए आया था। इसमें होता क्या है, तो इसके जो प्रोविज़न है उसको देख ले रहे हैं। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देन इट abolished द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय, दोनों खत्म 1947 में। जब अंग्रेजी नहीं रहेंगे देश में तो इनका क्या करना, खत्म कर दो। एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम, एडॉप्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने एम्पावर किया है 1947 में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इससे सॉवरेन बॉडी बन गई थी। इट प्रोवाइड फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब आज़ादी के वक्त में जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास कितनी ऑप्शंस थे, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, हाउ मेनी ऑप्शंस प्रिंसली स्टेट हैव एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 ऑप्शन थे, या तो वो भारत को ज्वाइन करें, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या तो खुद इंडिपेंडेंट रहे। दीज आर द 3 ऑप्शंस लेफ्ट फॉर द प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंपल है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आइडिया हमें मिलता है 1916 से, स्वराज से। हमें देश चलाने के लिए कुछ कानून व्यवस्था चाहिए, कानून चाहिए। कानून कैसे बनेगा, उसी को संविधान बोलेंगे। लेकिन पहली बार एक्सप्लिसिटली किसने बोला था, M.N. रॉय। M.N. रॉय ने बोला था कि हमें संविधान की ज़रूरत पड़ेगी, पहली बार 1934 में, 1934 में। फिर कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया, 1935 में। कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड कब रखा है, 1935 में। 1940 में फिर आता है अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था प्रिंसिपल में, इन प्रिंसिपल के हम फ्यूचर में आपको इस प्रिंसिपल्स को देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे आपके लिए इन फ्यूचर। फिर 1942 में आता है क्रिप्स प्रपोजल, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट कर ली, बट मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट करवा दी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को पसंद नहीं था कि इस तरीके से अभी जब तक पावर का डिवीज़न नहीं हो जाए तब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनना चाहिए। तो क्रिप्स प्रपोजल ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया, बट मुस्लिम लीग ने क्रॉस कर दिया, तो मतलब क्रिप्स प्रपोजल में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बन पाई। देन कम्स 1946, कैबिनेट मिशन ने पहली बार पुट फोर्थ आ स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाई दी मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मंजूरी मिली कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में। इसलिए नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है पहले कि किस एक्ट के तहत, किस मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। देन कम्स द 9 दिसंबर ऑफ 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और S.C. मुखर्जी को इलेक्टेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया गया। 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं, जो अनएनोमसली बिना अपोजिशन के पास होता है। 22 जनवरी 1947 को एडप्ट होता है। 22 जनवरी 1947 आया कब था, 13 दिसंबर को 1946 में। पास कब हुआ है, जनवरी 22 1947 को। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है इसके बाद में। तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाउ बिकम अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी। फुल्ली सॉवरेन बॉडी है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। पूरी पावर किसके पास में, अथॉरिटी किसके पास में आ गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के पास में। इट बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब संविधान बनाने के साथ साथ कानून भी बनाएगी, देश के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए जी.बी. महाबलंकर फर्स्ट स्पीकर बने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर इंडिया की। स्ट्रेंथ कितनी थी, 299 एज एम एल ऑफ द हेलिंग फॉर द एरियाज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड मिड्रॉ। सिंपल।
देन 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट मोशन पास किया जाता है, जिससे संविधान पारित किया जाता है, संविधान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू कराने का रीज़न क्या है? क्योंकि डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 को इसलिए रखा गया क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज बनाया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में तिरंगा झंडा लहराया था। सिंपल है, ये रीज़न है 26 जनवरी 1950 को चूज़ करना। एंड दैट बिकम्स द रिपब्लिक डे, दैट बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डे। सिंपल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, ये रिपब्लिक डे है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकम द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का बेस कहाँ से मिलता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं थी, इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले प्रोक्लेम्ड इंडिया एज अ सॉवरेन रिपब्लिक, दोनों शब्द प्रीएम्बल में लिए गए हैं। देन इट प्रमोट द पीस एंड वेलफेयर, ये डायरेक्टली डीपीएसपी में ऐड किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, बट प्रीएम्बल का पार्ट नहीं बन पाया। इट एडुकेट सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस अदर, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी में इसको ऐड किया गया है, लेकिन प्रीएम्बल में ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन एक्ट सब्जेक्ट टू द लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो इतना हिस्सा तो प्रीएम्बल में लिखा है। फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीव है, फेथ है, वर्शिप है, बस इसके आगे नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर फंडामेंटल राइट में मिली गई हैं, डीपीएसपी में मिली गई कुछ चीज़ें। ऑल पावर अथॉरिटी ड्राइव फ्रॉम द पीपल, यस वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन यहाँ से लिया गया है। जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों की तीनों जस्टिस प्रीएम्बल में भी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ, सेम। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से बनी थी, कितने लोग थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे? सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, 389 ऑफ विच 296 सीट्स वर एलोकेटेड तो ब्रिटिश इंडिया से 296 थी, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट से आई थी। नाउ पार्टली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इंडिया की थी, संविधान सभा जो थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी, कंप्लीट नॉमिनेशन नहीं था। कुछ लोग नॉमिनेशन के थ्रू आए थे, कुछ लोग इलेक्शन के थ्रू आए थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो थे वो उन्होंने नॉमिनेट किया था, क्योंकि राजा नॉमिनेट करेगा, और द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, वेयर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया गया था, इलेक्ट किया गया था। मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सम रिलेटेड फैक्ट्स, तो इट कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल सेक्शन, यस, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, एंग्लो इंडियन, सब लोग इसमें थे। महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ इट, याद रखने वाला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ देयर आर सम कमेटीज, इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 8 मेजर कमेटी हैं और टोटल 15 माइनर कमेटी हैं। तो माइनर कमेटी और मेजर कमेटी कौन कौन सी हैं? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल इसमें आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी को कौन लीड कर रहा था, हेड कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन था? तो यूनियन पावर कमेटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी की अलग से याद रख लो, जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर, जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जवाहरलाल नेहरू स्टेट कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी। इस तरीके से एलिमिनेशन में आप इसका नॉलेज यूज़ कर सकते हो। माइनर कमेटी 15 थी, कितनी थी? 15 माइनर कमेटी थी। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है? फाइनेंशियल स्टाफ एंड लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन। ड्राफ्ट कमेटी के अलग मेंबर कौन है? अब ड्राफ्ट कमेटी कौन सी है? ड्राफ्ट कमेटी जो संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे थे। प्रारूप का मतलब सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके हेड थे। बाकी और कौन कौन से मेंबर थे उनके बारे में जाएंगे। NG अयंगर, AK अय्यर, KM मुंशी, SM सदुल्ला, NM राव, जो बाद में BL मित्र को जिन्होंने रिप्लेस किया था, क्योंकि शायद इनकी डेथ हो गई थी BL मित्र की, तो NM राव आए थे। दैन TT कृष्णामाचारी रिप्लेस्ड DP खेतान को रिप्लेस किया था TT कृष्णामाचारी। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर अलग थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देन एडवाइजरी कमेटी की बात करें कि एडवाइजरी कमेटी भी थी, तो फंडामेंटल राइट की एडवाइजरी कमेटी GP कृपलानी हेड कर रहे थे। माइनॉरिटी कमेटी SC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और आसम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड
बारडोली एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन द असम, असम के अलावा जो कमेटी थी AV ठक्कर कर रहे थे। तो इनकी इंपॉर्टेंट नाम याद करने की ज़रूरत है, एलिमिनेशन के लिए आपको काम आ सकती है। देन कम्स दी कॉन्स्टिट्यूएंट क्रिटिसिज्म। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की कुछ बुराइयाँ जो होती हैं लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिसके लिए सबसे पहला है नॉट अ रिप्रेजेंटेड बॉडी एंड इट्स मेंबर और नॉट द इलेक्टेड मेंबर। तो लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो तो बस थे, वो अपनी आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आपको मेंस में आपका आंसर लिखना पड़ेगा। नॉट अ सॉवरेन बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया था। जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था तो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही थी, लोग इसके लिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। दैन डोमिनेट बाय द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंट था, बाकी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को जगह नहीं मिली, एक ये क्रिटिसिज्म भी आता है। दैन डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, डोमिनेटेड बाय द हिंदू कम्युनिटी, दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर आपको मेंस के लिए लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? कुछ फैक्ट आपके पास में रहेंगे, ये सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, लॉयर पॉलिटिशियन के अलावा प्रिंसेस भी थे और अलग बिजनेसमैन भी थे, JRD बिरला वगैरह, इन सब का इन्फ्लुएंस भी था। कांग्रेस के अलावा भी कुछ हिंदू महासभा के लोग भी थे और भी कई छोटे छोटे रीजनल पार्टीज़ भी रिप्रेजेंट कर रही थी लोगों को। तो इस तरीके से कहना गलत है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबा दें और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं इस पर PDF अभी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।